साथियों नमस्कार। आज बहुत ज़रूरी खबरें हैं, कहीं बीच में छोड़कर मत जाइएगा। इस वीडियो को अंत तक देखने की कोशिश कीजिएगा। सबसे पहले तो अखबार भरे पड़े हैं। अपराध की जो स्थिति, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति जो राजस्थान में बिगड़ रही है दिन ब दिन, उस पर बानसूर में दिन दिहाड़े हत्या की गई और उसने वीडियो डाला अपनी फ़ोटो के साथ कि मैंने हत्या की है। राजसमंद में प्रतापपुरा पुलिया के ऊपर एक युवक 35 साल का अपनी पत्नी को वहाँ छोड़ करके जा रहा था आंगनबाड़ी में, और दो छोटे बच्चे 7 साल और 4 साल के घर पे थे, और उसके पुलिया के ऊपर एक गाड़ी आई, उसने उसके ऊपर गाड़ी चढ़ा दी और उसके बाद घसीट कर ले गए और फिर तलवार से उसका गला काट दिया। जसरासर में दबंगों ने एक दलित युवक को पेड़ से बांधकर पीट कर मार डाला। फ्रांस की एक पर्यटक युवती का उदयपुर में अपने फ्लैट पे ले जाकर एक जो इवेंट मैनेजमेंट कंपनी का युवक है उसने रेप कर लिया, और इस प्रकार से पाली में नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटना सामने आई है। तो इस प्रकार से लॉ एंड ऑर्डर जो है वो प्रदेश की भाजपा सरकार के लिए बहुत बड़ी चुनौती बना हुआ है। लेकिन मुख्यमंत्री अनर्गल बयान देकर के ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। उसका तो कोई इलाज किसी के पास है नहीं, लेकिन दिन ब दिन इस सरकार का नैरेटिव बिगड़ रहा है, ऐसा मैं मानता हूँ। अब चूँकि भजनलाल जी की बात हो रही है तो उन्हीं की एक खबर है कि उन्होंने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी हरियाणा के जो मुख्यमंत्री हैं उनसे बातचीत की है टेलीफोन पे, और यमुना जल के बारे में उनसे आग्रह किया है। मेरे समझ में नहीं आ रहा कि आप ढोल पीट रहे हो, 2 साल से यमुना जल का समझौता हो गया और आप कह रहे हो कि उनको अब फिर कुछ समय पहले आपने टास्क फोर्स की मीटिंग ली थी पिलानी में मुख्यमंत्री जी, और तब आपने कहा था डीपीआर जल्दी बनेगी। अब आप फिर मुख्यमंत्री सैनी को कह रहे हो कि डीपीआर बने, तो कंसल्टेंट तो अभी तक आपके नियुक्ति नहीं हुए। आप किस प्रकार के यमुना जल की बात कर रहे हो? तो ये प्रदेश को बरगलाने का काम हो रहा है। नकली खाद, बीज और पेस्टिसाइड की खबरें 2 अलग तरीके से आई है। एक तो ये है कि किरोड़ीलाल मीणा ने शिवराज सिंह कृषि मंत्री जो केंद्र में, उनको चिट्ठी लिखी है कि अब केंद्र कार्रवाई करेगा। दूसरी तरफ एक रिपोर्ट आई है किशनगढ़ में जो छापे पड़े थे उनमें से 75 नमूने इकट्ठे किए गए थे, 57 की जांच हुई, उनमें 56 जो है वो नकली खाद मिली गई है। 90% से ज़्यादा वो नकली है। तो अब सवाल ये है कि आप शिवराज सिंह के ऊपर टोपी डाल करके क्या अपने छापामारी युद्ध का जो काम है उसकी गली निकाल रहे हो, और अब यहाँ आपकी भद पिट रही है सरकार की, तो आपने ये रास्ता निकाला है। अब तक आपने किरोड़ीलाल जी जो किया है उसको जनता के सामने आप लाइए और बताइए कि आपने अब तक जो किया है उससे किसानों को क्या लाभ हुआ है, और जो नुकसान हुआ है कृषि को वो कितना नुकसान हुआ है, और आपने कितनी एफआईआर दर्ज की है, एसीडी में कितने मुकदमे दर्ज किए हैं। जिन अधिकारियों ने इतने सालों में कुछ नहीं किया उनके विरुद्ध आपने अब तक क्या कार्रवाई की है, ये भी आपको बताना होगा। और मामला अगर सीबीआई के लायक है तो आप इसको सीबीआई में भेजिए, आपको कोई इससे रोक नहीं रहा है, लेकिन आप कर कुछ नहीं रहे हैं। कुल मिला के बात ये है। सचिन पायलट जी 2 दिन से वहाँ छत्तीसगढ़ में हैं, और छत्तीसगढ़ में उन्होंने काफ़ी सक्रियता से सब कुछ काम किया है, ये भी अखबारों में खबर है। और वहाँ संविधान बचाओ रैली साइंस कॉलेज में होगी, उसके लिए भी वो भूपेश बघेल जी, प्रदेश अध्यक्ष सहाय दीपक वैद जी, और एलओपी चरणदास महंत जी और टीएस सिंहदेव जी पूर्व मुख्यमंत्री के साथ उन्होंने काफ़ी गहन मंथन और पार्टी को मजबूत करने के लिए किया, ये अखबारों में खबर है। आगे कुछ शॉर्ट है, कुछ लंबी खबरें हैं, उस पर भी आप ध्यान दीजिएगा। बरबिलाड़ा जोधपुर नेशनल हाईवे 112 में 3 करोड़ का मुआवजा बांट दिया, लेकिन एनएचएआई को अभी तक 7 साल हो गए, ज़मीन नहीं मिली है। ये एक चिंता की बात है। फिर किस प्रकार से ये किसानों के साथ हो रहा है और ये पैसा कहाँ जा रहा है? कांग्रेस के 14 पूर्व मंत्री और नेता घर वापसी चाहते हैं। एक सूची है, उसमें अखबार में
लेकिन रंधावा जी का जो फार्मूला है वो रोड़ा बन गया है, ऐसा खबर में बताया जा रहा है। रंधावा जी क्या कह रहे हैं खबर में कि भाई जो अनुशासनहीनता की जिन्होंने की है उनको नहीं लेंगे जब तक कि अवधि समाप्त नहीं हो। तो ठीक है, कभी तो लोकसभा चुनाव के समय ऐसा हो जाता है, कभी नहीं होता। ये पार्टी के उच्च नेतृत्व का काम है। मैं इसमें कुछ टिप्पणी नहीं, मैं खबर रिप्रोड्यूस कर रहा हूँ केवल। गंग नहर में पानी अभी भी कम चल रहा है। 2 घंटे का जाम लगाया गया कलेक्ट्रेट में गंगानगर में, और 30 तारीख से जो है वो कलेक्ट्रेट का घेराव होगा, ऐसा किसान संगठनों ने चेतावनी दी है। जल जीवन मिशन के बारे में आया है कि कार्रवाई तो दूर, 5 महीने में अधिकारियों के चार्जशीट तक नहीं दी, 50 करोड़ का गलत भुगतान हो गया और 150 जेईएन एक्सियन उसकी गिरफ्त में है, लेकिन अभी तक किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है। एक अच्छी खबर देखने को मिली है, बाल मजदूरों को छुड़ाने में राजस्थान का पूरे देश में 3रा स्थान है। ये एक सामाजिक कार्य है जो निरंतर जारी रहना चाहिए। अच्छे अधिकारी जब होते हैं काम करने वाले तो ऐसी अच्छी खबरें मिलती है। आरजीएचएस को लेकर दिन ब दिन स्थिति बिगड़ रही है। निजी अस्पतालों ने अपने नियम बना लिए, 3 घंटे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, तब जाकर के आपको आरजीएचएस में कोई आउटडोर पेशेंट को डॉक्टर देखेगा। फिर उसके दवाई के लिए फिर नए नियम है, SSOID से रजिस्ट्रेशन कराओ। तो ये घोटालेबाजों के चक्कर में जो जेन्युइन पेशेंट हैं उनको बहुत तकलीफ हो रही है। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली जी ने सीएम की चुनौती स्वीकार की और कहा है कि वो मंच, वो स्थान, वो जगह बताइए जहां 5 साल बनाम 1.5 साल की बहस हम आपके साथ कर सकें। अब ये मुख्यमंत्री जी को चुनौती का जवाब देना है, वो क्या बहाना निकालते हैं या चुनौती स्वीकार करते हैं। पर मैं ये चाहूँगा कि ये चुनौती एक दूसरे पे आरोप लगाने के नहीं होकर के और तथ्यात्मक आंकड़ों के साथ हो, तो ये ज़्यादा जनता के लिए लाभदायी हो सकती है। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र डोभाल जो है वो SCO है, एक शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, शंघाई सहयोग संगठन। उसमें जो सुरक्षा से जुड़े हुए जो बड़े अधिकारी हैं, जैसे ये सुरक्षा सलाहकार है भारत के, इस तरह के अलग अलग देशों के जो SCO के मेंबर हैं उनकी बैठक है, उसमें रीजनल कॉन्फ्रेंस पे बात होगी। डोभाल ने कहा है कि जो आतंकवादी, पाक समर्थित आतंकवादी चीन को परेशान कर रहे हैं, उस पर चीन चुप क्यों है। ये बहुत अच्छा प्रश्न है, मैं समझता हूँ उठाना चाहिए। गुजरात और पंजाब के बाई इलेक्शन की हार के प्रतिफल में शक्ति सिंह गोहिल ने इस्तीफा दिया है प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के पद से, और राजा वड़िंग जो लुधियाना से ही सांसद है और लुधियाना वेस्ट की सीट हम हार गए, तो वहाँ की प्रेस कॉन्फ्रेंस रद्द कर दी है। अभी आगे क्या होता है ये कहना मुश्किल है। चीन ने एक मच्छर की साइज़ का ड्रोन बनाया है, तो चीन तो वैज्ञानिक प्रगति के मामले में बहुत अलग अलग देशों से कोसों आगे है। तो चीन जो है वो अपनी गतिविधि चालू रखता है और पड़ोसी देशों को डरा के भी रखने की कोशिश करता है, लेकिन भारत जो है वो इन सब चीज़ों से डरने वाला नहीं है। वो जापान और वियतनाम से भारत जो है रेयर अर्थ खरीदेगा, इंपोर्ट करेगा, जिससे कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स हमारे यहाँ कुछ सस्ते होने की संभावना है, ऐसा अखबारों की खबर है। रूस ने चेतावनी दी है और भाषण ताली की गड़गड़ाहटों के बीच में व्लादिमीर पुतिन ने अपने देश में बोला है कि पूरा यूक्रेन हमारा है। भाई 1990-91 में ग्लासनोस्ट जब आपके राष्ट्रपति गोरबाचेव ने किया था, ग्लासनोस्ट का मतलब है कि रशिया जो है वो एक सोवियत संघ था, 16 राज्यों का एक देश था, USSR, यूनाइटेड सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। उस यूनाइटेड को आपने 16 देश बना दिया। अब एक देश को वापस आप हड़पना चाहते हो, तो ये विश्व के लिए अच्छा संदेश तो नहीं है। अब युद्ध चल रहा है, इसी को लेकर के चेतन भगत ने एक आर्टिकल लिखा है भास्कर में कि अभी विश्व में चल रहा है जिसकी लाठी उसकी भैंस। क्यों कि ऐसी कोई इंटरनेशनल पुलिस तो है नहीं
इंटरनेशनल सेना तो है नहीं, यूएनओ है, यूएनओ में कुछ चार्टर है, कुछ नियम है, कुछ नियम ऐसे हैं जो उनको बाध्यकारी हैं, लेकिन बाध्यकारी होने के बावजूद कोई उनको मानता नहीं है। 5 जो है वह सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर है, एक वीटो कर दे तो बाकी 4 का कहा हुआ कुछ हो नहीं सकता। और उन वीटो का भी कोई असर नहीं हुआ है। अलग अलग समय हमने देखा है कि वीटो करने के बावजूद हमले हुए हैं। तो ये जिसकी लाठी उसकी भैंस का जो इस सभ्य समाज में जो ये सभ्यता विश्व में अभी चल रही है, इसमें ये मैं समझता हूँ कि एक मर्यादा और परंपरा और यूएनओ का मजबूतीकरण होना चाहिए। कौन करेगा, कौन विश्व नेता ऐसा आएगा। चुनाव आयोग ने राहुल गांधी जी को निमंत्रण दिया है महाराष्ट्र के मामले में जो राहुल जी ने आरोप लगाए हैं। मैं समझता हूँ राहुल जी के जो सलाहकार हैं वो पूरा होमवर्क करेंगे और गांव-गांव और कॉलोनियों का और जो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स के बारे में भी राहुल जी ने कहा है उसके डाटा लेकर वो जाएंगे तो चुनाव आयोग को कड़ा संदेश दे सकते हैं। और चुनाव आयोग को इस बारे में भी वो प्रश्न करेंगे, ऐसी उम्मीद है कि भैया आपने 45 दिन का जो नियम बना दिया है ये बहुत ही गलत नियम है। 80 करोड़ से पीसीसी भवन राजस्थान में बनेगा, उसका शिलान्यास 2023 में हुआ था। अब अगर उसकी उम्मीद बनी है तो भी अच्छा है, कांग्रेस की मजबूती के लिए उसका अपना भवन होगा तो अच्छी बात है। पंजाब केसरी में एक न्यूज़ दी है एक पत्रकार ने कि गहलोत साहब और पायलट साहब की जो जुगलबंदी हुई है उससे उनके समर्थकों की दूरियां कम हुई है। देखिए जो असली कांग्रेसी है वो तो कभी न तो किसी से दूरी बनाता है न किसी से बहुत नज़दीकी बनाता है, वो अपना काम करता है। हाँ, आपसी प्रेम भाईचारा सब में होना चाहिए, लेकिन कटुता जो पिछले बहुत सारे सालों में मुख्यमंत्री की कुर्सी के कारण उत्पन्न हुई है उसका असर तो पड़ा है। और उस कटुता को कम करने का की सबसे बड़ी जिम्मेदारी अशोक गहलोत जी पर इसलिए है कि वो 3 बार मुख्यमंत्री रह लिए हैं और चूँकि वो तीनों बार हार भी चुके हैं तो अब उनको जो ये उनके समर्थक गहलोत फिर से ट्विटर हैंडल चलाते हैं उन पर रोक लगानी चाहिए। और लेकिन अब उनके मन में क्या है क्या नहीं है वो मालूम तो सबको है, पर बोलने से सभी गुरेज करते हैं तो मैं भी क्यों खुलकर बोलूं। पूर्ववर्ती सरकार की गौशालाओं के फर्जीवाड़े की जांच करेंगे कि जोराराम कुमावत ने जो पशुपालन मंत्री है उन्होंने बयान दिया है। तो आपको 1.5 साल से तो किसी ने रोका नहीं है। कल अखबार में खबर आई थी कि जयपुर की हिंगोनिया गौशाला और पिंजरापोल गौशालाओं में 56 करोड़ रुपए का गबन जो है वो सरकारी जो मदद मिली थी उसका गबन हुआ है। तो अगर उसकी कहीं पकड़ में आई है तो आपको कार्रवाई करनी चाहिए, अनर्गल आरोप से तो कुछ नहीं होगा। बानसूर के नारायणपुर में ट्रांसफार्मर की मांग को लेकर के मतलब खराब ट्रांसफार्मर की जगह नया ट्रांसफार्मर लगाने को राकेश दायमा ने जो धरना दिया था उसको लेकर के जो वीडियो वायरल हो रहा है एईएन का कि कांग्रेस का राज थोड़ी है भाजपा का राज है, वो वायरल हुआ है और प्रदेश के सभी नेताओं ने उसकी घोर निंदा की है और कार्रवाई करने की मांग की है। कोटा से बहुत बड़ी खबर है, रविंद्र त्यागी का भाषण वायरल हो रहा है। पंजाब केसरी में छपा है कि धारीवाल की वजह से कोटा हम हार गए लोकसभा का चुनाव, अन्यथा पूरे देश में एक संदेश जाता कि लोकसभा अध्यक्ष चुनाव हार गए, क्योंकि 41,000 से ही कांग्रेस केवल हारी है। और ये एक बड़ा मैसेज जा रहा है और धारीवाल जी का भी बयान आया है। अब लेकिन धारीवाल जी की भी अपनी एक राजनीति है अड़ोती में, वो कोटा में वो क्या करते रहे हैं इस बारे में कुछ ज़्यादा कहना मेरे जैसे अदने से आदमी के लिए ठीक नहीं है। और चुनाव आयोग ने एक नया आदेश जारी किया है। 2003 का जो इलेक्टोरल रोल है उसमें जिनका नाम नहीं है उन्हें दोबारा से जन्म प्रमाण पत्र देना होगा। वो अगर क्या इसके पीछे मंतव्य है वो चुनाव आयोग ने स्पष्ट तो नहीं किया है, लेकिन अगर आप ऑडिट करते हैं तो कोई बुरी बात नहीं है। घर घर जाके आपके बीएलए हैं मांग लेंगे जन्म प्रमाण पत्र। कर्नाटक के गृह मंत्री परमेश्वर ने बयान दिया है कि फंड्स नहीं है इसलिए विकास कार्य रुके हुए हैं। अब ये सार्वजनिक बयान देने की जगह उनको
मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री और इनको बैठ करके बात करनी चाहिए। उमर अब्दुल्ला मुख्यमंत्री ने कहा है कश्मीर के कि मैं मुख्यमंत्री पद छोड़ने को तैयार हूँ, लेकिन राज्य की पूर्ण राज्य की बहाली होनी चाहिए। यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेश का जो स्टेटस मिला हुआ है वो समाप्त होना चाहिए। ये तो सभी की मांग है कि पूर्ण राज्य का दर्जा मिलना चाहिए, लेकिन मोदी जी और शाह जी का क्या एजेंडा है ये किसी की समझ के बाहर है। अडानी के हेडिंग से कर्णावती एविएशन कंपनी शायद एक नई खुली है, उसने पायलट, को पायलट और ये जो आपके अन्य जो एयरलाइन का स्टाफ होता है, आपके जो हवाई जहाज़ के अंदर भी काम करते हैं और ग्राउंड पे भी काम करते हैं, उनकी भर्ती के लिए विज्ञापन निकला है। इसका मतलब अडानी जी अब जो है फुल फ्लेजेड रूप से हवाई यात्राएं करवाएंगे। एयर इंडिया, टाटा का जो एयर इंडिया है उसकी इतनी बड़ी विमान दुर्घटना हुई है और उसके तत्काल बाद अडानी जी ये करने जा रहे हैं, तो समझ से बाहर है कि मामला क्या है। अगर ये मामला कुछ संदिग्ध है तो ये बहुत चिंता की बात है। पहली बात, संदिग्ध नहीं भी है तो अडानी जी अगर हर क्षेत्र में आ रहे हैं तो अब ये देश को किस तरह अपने काबू कर रहे हैं ये कुछ समझ में नहीं आ रही है बात। और एयर होस्टेस भी उसमें हैं, उनको भी ये भर्ती करेंगे। दो बड़े विषय हैं जिन पे मैं आखिर में बात करना चाहता था। एक तो है शेखर गुप्ता का आर्टिकल आया है। शेखर गुप्ता ने पाकिस्तान को लेकर के लिखा है कि पाकिस्तान इतना महत्वपूर्ण अचानक क्यों हो गया, और उसका उन्होंने बड़ा जस्टिफिकेशन दिया है। जो भाजपा और आरएसएस और मोदी और शाह का जो एजेंडा है उसको उन्होंने एक्सपोज किया है। उन्होंने कहा पाकिस्तान भारत के मुकाबले कोई देश है ही नहीं मजबूत। लेकिन एक उन्होंने बात कही है कि वाजपेयी कहते थे कि हम अपने पड़ोसी नहीं चुन सकते, पड़ोसी जो निर्धारित हो गए वो हो गए। अब भारत, पाकिस्तान और चीन तीनों एक ट्रायंगल पड़ोसी देश हैं, तीनों परमाणु शक्ति संपन्न देश हैं। तो भारत के दोनों पड़ोसी जो हैं उनके पास परमाणु हथियार हैं, और पाकिस्तान और चीन का गठबंधन वैसा ही है जैसा अमेरिका और इजराइल का है। इजराइल 90 लाख की आबादी का देश है, उसको अमेरिका पूरी मदद करता है। पाकिस्तान 25 करोड़ आबादी का देश है, उसको 150 करोड़ की आबादी का चीन मदद करता है। लेकिन आज भारत और पाकिस्तान एक प्लेटफॉर्म पे क्यों दिखाई देने लग गए? वो इसलिए कि भारत में हिंदू मुस्लिम राजनीति का जो पोलराइजेशन है वोटों के लिए, वो करने के लिए मोदी जी अपने भाषणों में चीन का अगर एक बार नाम लेते रहे हैं तो 100 बार उन्होंने पाकिस्तान का नाम लिया है। पाकिस्तान को टारगेट करके वो यहाँ के मुस्लिम को टारगेट करते हैं, जिससे कि हिंदू को वोट भाजपा को अधिक मिले। और ऐसे पाकिस्तान चिल्ला करके उन्होंने पाकिस्तान को एक महत्वपूर्ण एंटिटी भारत के मुकाबले खड़ा कर दिया है, और ये भारत के लिए खतरे की घंटी है। और ये एक तरह से आग से खेलने का काम मोदी जी ने किया है। ये शेखर गुप्ता ने अपने लेख में लिखा है, भास्कर में छपा है, पूरा पढ़ना चाहें तो आप ज़रूर पढ़िए। और अखबारों में आज बहुत सारे आर्टिकल आए हैं, चूँकि आज 50 साल हुए हैं। 25 जून इमरजेंसी लगी थी, आज से 50 साल पहले दोस्तों। और जब इमरजेंसी लगी थी तो मेरी उम्र 16 साल थी, लेकिन मैं समझता था सारी बातें। और वजह सभी आप लोग भी 16 साल में सब समझते हैं, कितनी रुचि लेते हैं मुझे मालूम नहीं। मैं तो 10 साल का था जब से मेरे पिताजी ने जो कहते थे वो मैं करता था, इसलिए अखबार पढ़ता था। धीरे धीरे उस समय तक मैं प्रधानमंत्रियों के, रक्षा मंत्रियों के, सबके नाम, मुख्यमंत्रियों के, ये सब जानता था। तो जो इमरजेंसी लगी उसके जो लेख छपे हैं उसमें 2-3 बातें, आज वीडियोस भी चल रहे हैं इंदिरा गांधी जी के, जो वो कह रही हैं कि भाई सरकार को फेल कर दो। बैलेट बनाम बुलेट हो रहा था, इंदिरा गांधी जी बैलेट के माध्यम से चुनी गई थी, लेकिन 12 जून 75 को उनके चुनाव को जगमोहन लाल सिन्हा जो थे इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज, उन्होंने उनके चुनाव को 71 के चुनाव को अवैध घोषित कर दिया था, अमान्य कर दिया था।
लेकिन उनको जो समय मिला हुआ था सुप्रीम कोर्ट से स्टे वगैरह लेने का, वो समय था। और मैं इमरजेंसी की बात करूं उससे पहले ये बता दूं कि उन्हीं जो चुनाव अवैध घोषित हुआ उससे पहले के दौर में इंदिरा गांधी क्या क्या कर चुकी थी। 1971 का दिसंबर में युद्ध हो चुका था, भारत की बहुत बड़ी जीत हुई थी। 1972 में शिमला समझौता करके इंदिरा गांधी जी ने एक तरह से जो संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रस्ताव हैं उनको भी अमान्य जैसा कर दिया था। वो इसलिए अमान्य कर दिया था कि भाई जब भारत और पाकिस्तान दोनों देश एक समझौते पे पहुंच गए हैं कि हम जो कुछ करेंगे आपस में बात करके करेंगे, और हम जो सीज फायर लाइन थी कश्मीर की उसको LOC के रूप में, लाइन ऑफ कंट्रोल के रूप में मान्यता देंगे और उसका सम्मान करेंगे। तो ये करने से एक तरह से UNO में जाने का मामला ख़त्म हो गया था, ये उपलब्धि थी। उसके बावजूद 1973 में गुजरात में कुछ महंगाई तो बढ़नी थी, तेल इतना महंगा हो गया था, इजराइल और अरब का युद्ध चला 1967 में 73 में, उसकी वजह से तेल बहुत महंगा था तो महंगाई बढ़नी थी। तो गुजरात में मोरारजी भाई अनशन पे बैठ गए, एक वहाँ मुख्यमंत्री थे, उनको इस्तीफा लेने के लिए, दोबारा चुनाव कराने के लिए, फिर भी इंदिरा जी ने वो मांग मान ली। अब्दुल गफूर थे बिहार के मुख्यमंत्री, उन पे कोई भ्रष्टाचार का आरोप लग गया तो उनके इस्तीफे के लिए जिद करके बैठ गए। जयप्रकाश नारायण, उनको भी इस्तीफा दिला दिया इंदिरा जी ने। फिर भी 1974 में छात्र आंदोलन जयप्रकाश नारायण ने छेड़ दिया, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, देश इतनी बड़ी उपलब्धियां हासिल कर चुका था। 1974 में परमाणु विस्फोट करके विश्व में परमाणु शक्ति भारत बन चुका था। उसके बावजूद हमारे विपक्ष के नेताओं ने जगमोहन लाल सिन्हा के फैसले के बाद 25 जून को ही दिन में एक रैली की रामलीला मैदान में, और उसमें जयप्रकाश नारायण ने कहा, सेना को कहा, पुलिस को कहा, सरकारी अधिकारी कर्मचारियों को कहा कि इंदिरा गांधी का आदेश मत मानो। तो इंदिरा गांधी के पास क्या रास्ता था इंटरनल इमरजेंसी लगाने के सिवाय। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने जो भी फैसले दिए उससे इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री कायम रही, और इमरजेंसी के अंदर जो बाद में ज़्यादतियाँ हुई उसके लिए तो इंदिरा जी ने खुद ने माफ़ी मांगी है। इसलिए इमरजेंसी को एक तरह से मैं कोई नहीं मानता कि इमरजेंसी को इस रूप में उसके ऊपर कोई शर्म आनी चाहिए। शर्म उनको भी आनी चाहिए थी जो प्रधानमंत्री का निवास घेरने के लिए उकसा रहे थे और पुलिस और सेना को कह रहे थे कि सरकार का कहना मत मानो। तो आज की समाचारों में इतना ही। बहुत सारी बातें हुई आपसे, मैं सोचता हूँ कि आप के लिए उपयोगी रही होगी। धन्यवाद।